यंग स्टूडेंट, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। हमारा चैप्टर चल रहा था राजनीतिक विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। हमने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाओं में परंपरावादी और व्यवहारिक ये दो प्रकार की परिभाषाएं पढ़ी थी। इसके बाद में हमने राजनीतिक विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है राज्य के रूप में, सरकार के रूप में और राज्य और सरकार दोनों के रूप में, ये हम अध्ययन कर रहे थे। आज की क्लास, हमारी जो पिछली क्लास थी उसके अंतर्गत हमने राजनीतिक विज्ञान का जो राज्य हमारा टॉपिक था उसमें हमने राज्य के बारे में पढ़ा था। उसका एक छोटा सा एक टॉपिक और रह गया था, वो हम देखेंगे। राज्य की भविष्य या भावी स्वरूप, यानी राज्य का हमने पारंपरिक स्वरूप पढ़ा था, फिर वर्तमान स्वरूप पढ़ा था और जो राज्य का भविष्य का स्वरूप था उसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। देखिए, राज्य का जो भविष्य या भावी स्वरूप कैसा है। राज्य के अतीत के आधार पर, वर्तमान के आधार पर राज्य के भावी आदर्श एवं कल्याणकारी स्वरूप की कल्पना की जाती है। इस प्रकार वर्तमान सदैव ही सुधार का काल बना रहता है। यानी देखो, जो अतीत था बीता हुआ उससे भी हमने कुछ सीखा और जो वर्तमान चल रहा था उसमें भी हमारे जो आदर्श रहे थे उस प्रकार की हमने राज्य के भावी आदर्श एवं कल्याणकारी स्वरूप की कल्पना की जाती है। इस प्रकार वर्तमान सदैव ही सुधारों का काल बना रहता है। अतीत और वर्तमान स्वरूप के अध्ययन के आधार पर ही विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा एक आदर्श राज्य के स्वरूप की भिन्न भिन्न रूपरेखाएं प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान राज्य के एक श्रेष्ठ, सुखद, कल्याणकारी व आदर्श स्वरूप की कल्पना करता है। इस प्रकार देखिए, जो बीत गया था उससे हमने हमारे कुछ चीज़ ले ली, वर्तमान में आदर्श राज्य की स्थापना करते हुए उसमें से ली, और जो भविष्य के राज्य है तो उसमें वो कैसा होगा, कल्याणकारी और आदर्श स्वरूप की कल्पना प्रस्तुत करता है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही कालों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। देखो, राज्य का जो टॉपिक था उसमें हम उसका भविष्य पढ़ चुके थे, वर्तमान पढ़ चुके थे और भावी स्वरूप था वो हमारे रह गया था। तो भावी स्वरूप अभी हमने पढ़ लिया है। तो उसके अंतर्गत देखिए भाई, एक आदर्श और कल्याणकारी स्वरूप की कल्पना की गई है। भावी स्वरूप में हम देखेंगे तो राज्य का किस प्रकार का स्वरूप है, आदर्श और कल्याणकारी स्वरूप की कल्पना इसमें की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य अतीत, वर्तमान व भविष्य तीनों कालों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए सरकार का अध्ययन। हमने राज्य का अध्ययन किया था, अब हम कर रहे हैं सरकार का अध्ययन। राज्य के अध्ययन के साथ ही साथ राजनीतिक विज्ञान में राज्य के अभिन्न अंग सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। देखिए, राजनीतिक विज्ञान में हमने पहले राज्य का अध्ययन किया और अब जो हम सरकार का भी अध्ययन करेंगे, हमने राज्य का अध्ययन किया और सरकार का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो सरकार क्या है, राज्य का एक बिल्कुल घनिष्ठ अंग है, एक प्रमुख अंग है। प्राचीन काल में जहां निरंकुश राजतंत्र था वहां आज लोकतांत्रिक सरकारें हैं। इस समय राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि कानून थी, परंतु आज सरकार के तीनों अंग, देखिए पहले हम ऐसे समझते हैं कि हमने राज्य के तो तीनों स्वरूप पढ़ लिए, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अब हम सरकार का अध्ययन कर रहे हैं। सरकार भी क्या है, राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अब पहले जो हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल में जो सरकार थी तो क्या थी, वहाँ का राजा था वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था लेता था, निरंकुश राजतंत्र का काम करता था। लेकिन वर्तमान में वहाँ आज लोकतांत्रिक सरकार है। पहले जहाँ आज हम हैं या कोई विदेश में भी है तो सब जगह क्या था, निरंकुश शासन प्रणाली थी, परंतु वर्तमान में कई जगह ऐसी है जहाँ निरंकुश शासन प्रणाली आज भी है, नहीं तो क्या है, लोकतांत्रिक सरकार ही स्थापित है। इस समय राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि कानून थी और प्राचीन काल में क्या था, राजा की आज्ञा ही क्या होती थी, सर्वोपरि होती थी। परंतु आज सरकार के तीनों अंग ही सर्वोपरि कानून क्या था कि राजा की आज्ञा सर्वोपरि कानून थी। ये वापस आ गई है लाइन, राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि कानून थी, परंतु आज सरकार के तीनों अंग कौन से हो गए,
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही अंग में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्रियाशील है। अब ये तीनों ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी हमने कार्यपालिका को अलग शक्तियां प्रदान की है, व्यवस्थापिका को अलग से शक्तियां प्रदान की है और न्यायपालिका को हमने अलग शक्तियां प्रदान की है। इस प्रकार ये तीनों ही क्या है, हमारे अलग अलग इनको शक्ति पृथक्करण कर दिया, ठीक है। और जो लोकतंत्र है वो क्या है, जनता का शासन है, निरंकुश शासन व्यवस्था नहीं है, क्या है, जनता की शासन व्यवस्था है, ठीक है। अब सरकार के रूप में हम ये पढ़ रहे हैं, आगे देखिए आप, कानून न होकर लोकतांत्रिक सरकारों की वास्तविक शक्ति जनता में निहित है। देखिए पहले तो उन्होंने कहा कि भाई प्राचीन काल में जो राजा था वह निरंकुश शासन था। वर्तमान में हमने जो सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्रियाशील, सबको अलग अलग शक्तियां दे दी। फिर भी राजा वहाँ जो राजा है वो वहाँ का सर्वे सर्वा ना होकर, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, वो सर्वे सर्वा ना होकर लोकतंत्र में सारी शक्तियाँ किन में निहित होती है, जनता में निहित होती है। जनता चाहेगी तो सरकार बनी रहेगी, जनता नहीं चाहेगी तो सरकार नहीं बनी रहेगी। क्योंकि आपने लोकतंत्र का बारे में पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। लोकतंत्र यानी लोगों के द्वारा किया गया शासन, लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया गया जाने वाला शासन लोकतंत्र है। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि सरकार चला रहे हैं वो कौन होते हैं, जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, इसलिए इसे लोकतंत्र कहा जाता है। अब देखिए मनुष्य का अध्ययन। अब देखो हमने 3 बातें पढ़ी थी हमारी पिछली क्लास में कि हम एक तो राज्य का अध्ययन करते हैं, एक सरकार का अध्ययन करते हैं और एक मानव का अध्ययन करते हैं, है ना। पहले उन्होंने कहा कि हाँ सिर्फ राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन किया जाता है, फिर कहा कि नहीं, राजनीतिक विज्ञान में राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, और फिर तीसरी बार में उन्होंने कहा कि राजनीतिक विज्ञान में राज्य, सरकार और मानव तीनों का अध्ययन किया जाएगा। तो हमने राज्य के बारे में पढ़ लिया, हमने सरकार के बारे में पढ़ लिया, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव या मनुष्य का अध्ययन। मनुष्य राज्य की इकाई है, मनुष्य के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। की जाती क्या, अगर मनुष्य नहीं होंगे तो राज्य होगा क्या, नहीं होगा। आज हम यह तो नहीं कह सकते कि भाई जानवरों का राज्य है या पेड़ पौधों का राज्य है, ऐसा तो होगा नहीं। मनुष्य होंगे कहीं पे तो ही क्या होगी, राज्य होगा। अतः मनुष्य राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख तत्व है। अगर मनुष्य नहीं हुए तो राज्य नहीं है, राज्य नहीं है तो राजनीतिक विज्ञान तो होगी ही नहीं। तो राजनीतिक विज्ञान का जो प्रमुख जो है तत्व है वो कौन है, मनुष्य है। मनुष्य का स्वांगिक विकास, कल्याण करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। यानी हमारे मनुष्य राज्य में रह रहे हैं और उन मनुष्य के कारण ही राज्य का निर्माण हुआ है, उन्हीं राज्य के कारण राजनीतिक बनी है। तो राज्यों के जो मनुष्य रह रहे हैं उनका संपूर्ण रूप से विकास करना, है ना, वही राज्य का क्या है, कर्तव्य है। परंतु यहाँ नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्य होते हैं, वह राज्यों के प्रति नागरिकों को भी कर्तव्य होते हैं। देखिए आप लोगों ने 10th में 9th में पढ़ा होगा मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, इनके बारे में पढ़ा होगा। तो राज्य ने और सरकार ने हमें जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं, है ना, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारा विकास करने के लिए, सब हमें अधिकार दे रखे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं जो राज्य के प्रति होते हैं। अतः आदर्श नागरिक ही राज्य के आदर्श स्वरूप प्रदान कर सकते हैं और उनकी प्रगति में योगदान कर सकते हैं। इसलिए जो आदर्श नागरिक होगा वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और अपने राज्य के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की वो चेष्टा रखेगा। ठीक है, अब देखिए एक बार वापस मैं इसको देख लेती हूँ कि देखो हमने पहले राज्य का अध्ययन किया, राज्य के 3 स्वरूपों का अध्ययन किया, एक प्राचीन राज्य, एक वर्तमान राज्य और एक भावी राज्य। फिर हमने सरकार का अध्ययन किया और अब जो अभी हम कर रहे थे मानव या मनुष्य का अध्ययन कर रहे थे। अब देखिए और किसका अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक विज्ञान में। राजनीतिक विज्ञान में संघ और संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है ना। राजनीतिक विज्ञान में संघ और संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाएगा।
प्रत्येक राज्य में अनेक समाज उपयोगी संस्थाएं होती है जो नागरिकों के उत्थान एवं विकास के लिए कार्य करती है। प्रत्येक राज्य में होगी, अलग अलग संस्थाएं बनी हुई होगी जो समाज के विकास के लिए अलग अलग कार्य करेगी। जिसमें जैसे हम देखते हैं ना, एनजीओ बने हुए होते हैं, तो क्या करती है, कोई अनुसूचित जनजातियों के लिए, कोई अनुसूचित जाति लोगों के लिए, उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से वो नागरिक और राष्ट्र के विकास के उत्थान के लिए कार्य करती है। इन संस्थाओं में राज्य के सर्वोच्च संस्था होती है। अब देखो, एक राज्य में कई संस्थाएं हैं, कई एनजीओ चल रहे हैं, है ना, कई संघ चल रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी संस्था कौन सी होगी? राज्य, वहाँ की सर्वोच्च संस्था होगी। और अन्य सभी संस्थाएं राज्य द्वारा ही नियंत्रित होती है। अब और भी कोई भी संस्थाएं बनी हुई हैं, छोटे छोटे एनजीओ मतलब संघ बने हुए हैं, है ना, तो उनका सब पर नियंत्रित कौन कर रखा है? राज्य रख रखा है। किसने रख रखा है? राज्य ने उन पर सब पर नियंत्रण रख रखा है। परंतु हम राजनीतिक विज्ञान में इन संघ और संस्थाओं का, एनजीओ का भी हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। राज्य तो सर्वोपरि संस्था है ही है, राज्य तो राजनीतिक विज्ञान का मेन अध्ययन केंद्र बिंदु है। परंतु हम राज्य में जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनका भी इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हमारे जब राजनीतिक विज्ञान में हम यही तो पढ़ रहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र क्या है, तो हम कह रहे हैं कि हम राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम राज्य की सरकार का अध्ययन कर रहे हैं, और हम जो जिनके कारण राज्य बना हुआ है उस मानव का भी इस राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। फिर हम चौथी बात ये बोल रहे हैं कि राज्य में जितनी भी संघ और संस्थाएं हैं उनका अध्ययन भी हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए, अंतिम बिंदु है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संबंधों का अध्ययन। अब देखिए, राजनीतिक विज्ञान में जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और संबंध है उनका भी अध्ययन किया जाता है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र पूर्णतः स्वावलंबी नहीं है। विश्व के समस्त राष्ट्र किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखिए, ऐसा कोई भी देश नहीं है हमारे पूरे विश्व में कि भाई वो कहता है कि नहीं, मैं तो मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, अपना काम खुद चला लूँगा। देखिए, किसी राष्ट्र में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वह दूसरे राष्ट्र से मंगा सकता है ना। आज हम अपन कहीं भी बैठे हैं, जैसे अपन अपने समाज में देख लेते हैं, एक परिवार दूसरे परिवार से सहायता लेता है समय समय पर। उसी प्रकार हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या होता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र, जैसे अभी हमारे राष्ट्र में अगर समझिए कि हमारे राष्ट्र में हम कहते हैं कि भाई हमारे राष्ट्र में काजू की इनकी कमी हो, तो हम विदेशी राष्ट्रों से मंगा लेते हैं। हमारे यहाँ सेम ज़्यादा हो तो हम उनको दे देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सब राष्ट्र एक दूसरे पे क्या निर्भर। जैसे पेट्रोल बहुत बड़ी चीज़ है। पेट्रोल हमारे देश में जितना होता है उसका जितना खपत होती है उससे 10% ही होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम जो ये खाड़ी देश हैं, ईरान, इराक, इनसे वो पेट्रोल मंगाते हैं। तो सभी राष्ट्र इस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस पारस्परिक निर्भरता के कारण ही आज एक राष्ट्र की घटना अन्य राष्ट्रों को प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आज किसी भी राष्ट्र है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कोई भी राष्ट्र में किसी भी प्रकार की घटना होती है, जैसे अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो कि पूरा आतंकवादियों का अड्डा कहा जाता है, तो अगर उसमें आतंकवादी घटनाएं हो रही है तो उससे सब प्रभावित है। जैसे पाकिस्तान हमारे से दुश्मनी और वो हमारी आतंकवादी घटनाएं कराता है, परंतु उसके आसपास के क्षेत्र हैं जैसे ईरान, इराक, ये भी और अमेरिका, ये भी उससे प्रभावित है। तो इस प्रकार आज हमारे विश्व में किसी भी राष्ट्र में कोई भी घटना होगी तो सारे ही जो देश होंगे वो उससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। कोई ज़्यादा होगा या कोई कम होगा। इस प्रकार विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध कर दिया है। इस प्रकार क्या है, विश्व के सभी देश एक दूसरे से क्या है, पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों में जुड़े हुए हैं। यातायात के संचार साधनों के माध्यम से आज समस्त राष्ट्र एक दूसरे से बहुत ही निकट आ गए हैं। इसमें परस्पर विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित हुए हैं। अब क्या हुआ, पहले के ज़माने में तो क्या था कि भाई इतना यातायात के साधनों का नहीं था, संचार के साधन नहीं थे। अब तो जैसे हम हवाई यात्राओं के द्वारा और हमारे पास फ़ोन के द्वारा आज हम फ़ोन से, नेट से एक मिनट में हम किसी से भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इससे क्या हुए, धीरे धीरे सब क्या हो गए, पास में आ गए, घनिष्ठ संबंध हो गए, है ना।
अतएव विश्व के समस्त राष्ट्र के पारस्परिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, राजनीतिक व अन्य विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख विषय बन गए हैं। इस प्रकार सभी राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े होने के कारण आज हम राजनीतिक विज्ञान का जब हम विषय वस्तु की बात करते हैं तो जो अन्य देशों से हमारे जो राजनीतिक संबंध है या उनके जो कानून है उनका भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हम पारस्परिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं अन्य राष्ट्रों से, चाहे वो सांस्कृतिक हो, व्यापारिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे जैसे सीमाओं को लेके या व्यापार कर रहे हैं, किसी से कोई चीज़ दे रहे हैं, किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं, तो इस प्रकार हम एक दूसरे राष्ट्रों से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार देखिए, हमने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन विषय की बात कर रहे थे, तो हम करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में हम एक तो राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, एक सरकार का अध्ययन कर रहे हैं, और उसके साथ में हम राज्य जिसके कारण बना हुआ है मानव, उसका अध्ययन कर रहे हैं, और जो राज्य में विभिन्न संघ और संस्थाएं हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है दूसरे देशों से उनका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार आज हमने हमारे राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु के बारे में पढ़ा। जो अगली क्लास होगी हम उसमें और चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।